एनसीईआरटी 12वीं की किताब का आज हम आखिरी चैप्टर पढ़ने वाले, जो कि है चैप्टर नंबर 15। और ये चैप्टर जो है ये नया इतिहास लिखेगा। भारत का जो इतिहास है उसका नया पन्ना इस चैप्टर से शुरू होता है। हमने अभी तक जो कहानी पढ़ी वो पहले की कहानी है, और इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी जो है, पार्टीशन के बाद की जो कहानी है, वो इस चैप्टर से चालू होने वाली है। और यहीं से अगर आप सही मायने में देखेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी आगाज होता है। चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से पोस्ट इंडिपेंडेंस की चर्चाएं चालू हो जाएंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है 1946, 1947 और 1949, ये कुछ मुख्य डेट्स हैं जिनके आसपास इसकी पूरी पेरिफेरी है, इसकी पूरी चर्चा चलने वाली है। ओवरव्यू में देखिए, हम सबसे पहले हमें फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे संबंधित सारी बातें समझ में आएंगी। जो उतार चढ़ाव वाले समय आ रहे थे उसकी चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई वो कैसे बनाई गई, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, लीडर्स की बात करेंगे, और उनकी बातें, जो डोमिनेंट वॉइसेस थी, जो उनकी चर्चाएं थी, उनके ऊपर लाइट डालेंगे। इसके आगे हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आखिर विजन क्या था। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो उसके पीछे एक विजन होता है, एक मिशन होता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या विजन था इसके बारे में हम जानेंगे। लोगों की क्या चाहते थी, लोगों के क्या पैशन थे, लोगों के क्या आइडियाज थे, इनके बारे में देखेंगे। राइट्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे, चाहे वो माइनॉरिटी के राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, लीगल राइट्स की बात करें, तो इनको कैसे डिफाइन किया जाएगा। आपको मालूम है कि 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था मुस्लिम्स को, और अल्टीमेटली ये वन ऑफ द रीजंस था जिसकी वजह से पाकिस्तान बनता है या फिर इंडिया का पार्टीशन होता है 1947 में। यहां पर ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो एक पॉइजनस बीमारी कह सकते हैं आप, ये फिर से बढ़ गई थी। ये सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि इसमें सही मायने में इस टर्म को यूज़ किया गया है, इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम माना जा रहा था, और यहाँ पर वो फिर से बढ़ने लगी थी। लोग फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठा रहे थे। तो इसके पेरिफेरी में जो भी डिबेट्स हुए, इसको लेके जो फॉर और अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स दी गई, उसकी चर्चा करेंगे। रेजोल्यूशन की बात करी जाती है और कहा जाता है कि हमें रेजोल्यूशन से ज़्यादा कुछ चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस देश को चलाने के लिए। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन। तो ये जब एफिस्ट्रोफी में, मतलब ये कोई ना कोई दिग्गज पर्सनालिटी के साथ की द्वारा कही गई थी। वी वेर सप्रेस्ड फॉर 1000 ईयर्स, तो ये दलित नेता बोलते हैं कि हमें हजारों साल के लिए सप्रेस किया गया था। इसकी चर्चा करी जाएगी। स्टेट के क्या पावर्स होंगे, इस पर चर्चा होगी। और सेंटर के बारे में जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, उसके बाद सवाल उठते हैं कि सेंटर शायद टूट जाएगा, तो सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी, इसके बारे में जानेंगे और क्यों कही थी। व्हाट वी वांट टुडे इज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ये भी स्टेटमेंट कही गई थी। इस तरीके से जो भी स्टेटमेंट है, ये बड़े बड़े दिग्गज जो लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी थी इन स्टेटमेंट्स के द्वारा। इन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के पीछे की कहानी समझेंगे और इनको कहने की वजह भी समझेंगे। आगे चर्चा होती है, बात आती है एक नेशनल लैंग्वेज की। हमें भाषा की ज़रूरत थी, और आप जानते हैं हिंदी को, जब बात आ रही थी कि हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, तो बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही थी। उसके बारे में हम समझेंगे। हिंदी को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है, और डोमिनेशन का फियर आता है कि ऐसा ना हो कि जो भाषा है या फिर किसी भी तरीके के जो आइडियाज़ हैं मेजॉरिटी के, वो माइनॉरिटी पे लगाए जाए किसी भी रूप में। और इसके लिए साउथ में बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बात आती है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की। आपको मालूम है 26 जनवरी 1950 को इंडिया अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। सही मायने में देखें तो लोग ये कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा लिखा गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, समझने में बड़ी दिक्कत होती है, और ये सारी चीज़ें कही जा रही थी। लेकिन सही मायने में अगर आप एक कंट्री की साइज को और उसकी डाइवर्सिटी को कंसिडर करें, तो शायद आपकी ये बातें खाली समझ में आएंगी और इनको आसानी से खारिज किया जा सकता है। यूरोप में जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ना, बेल्जियम हो गया, उसके अलावा आप देखेंगे स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, ये इतने छोटे छोटे हैं कि इनके कंपैरिजन में इंडिया बहुत बड़ा है। इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जितनी पॉपुलेशन है, उतनी पॉपुलेशन में तो कितने यूरोप के देश बन जाएंगे। उस स्थिति में अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा लेंदी और कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें सारी चीज़ों को जोड़ा गया है, सारी चीज़ों को ऐड किया गया है, किसी भी चीज़ को मिस नहीं किया गया है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, और डाइवर्सिटी बहुत बड़ा चैलेंज भी बनता है। ये इसीलिए चैलेंज बन जाता है क्योंकि आपको सारी डाइवर्सिटी को कंसिडर भी करना है, और ये कहीं ना कहीं सेक्टेरियन हो जाती हैं, कहीं कहीं सेक्शंस वाले इश्यूज आ जाते हैं, रीजनल इश्यूज आ जाते हैं। हम आगे लैंग्वेज की भी बात करेंगे, वो भी इश्यूज बन जाते हैं। तो उन सबको कैसे कंसिडर करा जा रहा है।
अब आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि भारत को आप एक साथ एकजुट करके रख सकें, ताकि एकजुट करें, इसको ग्रोथ और आगे ले जाने में आसानी हो। इसीलिए हर पार्ट पे बड़ी बारीकी से ध्यान दिया गया था। ड्राफ्टिंग करते समय बहुत बारीकी से हर पार्ट पे काम किया गया, बहुत बारीकी से हर चीज को खींच खींच के एलैबोरेट कर करके समझा गया। आप देखेंगे पास्ट में भी बहुत सारे जो क्लासेस हैं, जो कास्ट थी, जो कम्युनिटीज थी, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सप्रेस किए जा रहे थे, उनको कहीं अनटचेबल माना जा रहा था। इस तरीके की बहुत सी चीजें हो रही हैं। इंडिया की जो अलग अलग कास्ट है या क्लासेस या कम्युनिटीज हैं, इन सबको साथ में लेके आना था और इस तरीके का एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट होने वाला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को नर्चर करना था, हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना था। क्योंकि पहले तो हम हायरार्की के सिस्टम से चले आ रहे थे, क्योंकि इसके पहले तो अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, तो हमें छोटे मोटे मिनिस्ट्रीज देके ही खुश कर देते थे, लॉलीपॉप देके खुश कर देते थे। लेकिन अब पूरा कंट्रोल हमारे पास है और हमें इस कंट्रोल को डेमोक्रेटिकली एक्सरसाइज करना है और उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फ्रेम करने की शुरुआत होती है दिसंबर 1946 में, ये शुरुआत होती है और नवंबर 1949 तक ये पूरा जो काम है वो चलने वाला है। इसमें हर चीज को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया गया था और इसके लिए आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की गई थी। ये जो असेंबली है इसके 11 सेशंस होते हैं, जिसमें 165 दिन की सिटिंग होती है। इन सेशंस में आप देखेंगे रिवाइजिंग करी जाती है, ड्राफ्ट में डिफाइनिंग करी जाएगी और बारीकी से और महीन तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और फिर इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। और इसके लिए बहुत सी कमिटीज भी बनाई गई थी और सब कमिटीज भी बनाई गई थी जो ये सारा काम बड़ी बारीकी से, बड़े ध्यान से कर रहे हैं। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसके बाद का जो समय था वो बहुत ही अलग था, जहां बहुत सारी जगहों पर आपको उम्मीदें भी दिखेंगी और बहुत सारी जगहों पर आपको डिसअपॉइंटमेंट और निराशा भी देखने मिलती है। इंडिया 1947 में जब आज़ाद होता है तो डिवाइडेड हो गया था, बट गया था, पार्टीशन हो गया था, ये चीज़ हमें मालूम है। साथ में आप देखिए 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसकी भी यादें जो थी वो ताज़ा थी। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट चली हैं। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो फ्रीडम के लिए फॉरेन एड लेते हैं, फॉरेन आर्मी, बाहर से आर्मी से अटैक करते हैं। इसके अलावा जो रॉयल इंडियन नेवी ने, जो इंडियन नेवी रेटिंग्स ने प्रोटेस्ट कर दिया था, अच्छा खाना ना मिलने की वजह से और उनके जो सुपीरियर्स हैं उनको सप्रेस करते थे, इन चीज़ों की वजह से एक अपराइजिंग हो गई थी। ये सारी चीज़ें ताज़ा हैं। आप देखिए लेट 1940s का क्या सिनेरियो है। यहाँ पर मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वर्कर्स हैं और पीसेंट्स हैं, ये अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर सबसे गजब की बात यह है कि आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी सारे प्रोटेस्टों में देखने मिलेगी। जितने भी मास प्रोटेस्ट होते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी होती है। साथ में आप देखिए इंडिया में 2 लीडिंग पार्टीज बन गई थी, एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। इन दोनों के बीच में दिक्कत यह आ रही थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग कहीं पर भी एक पर्टिकुलर सेटलमेंट पे नहीं आ पा रहे थे। सोशल हार्मनी भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही थी और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां चालू होती हैं। 1946 अगस्त जब डायरेक्ट एक्शन अनाउंस करा जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, उसके बाद दंगे भड़कने लगते हैं, जिसकी चर्चा हमने की है 13 और 14, जो 13 और 14 चैप्टर हैं उन दोनों में हमने बात की थी कि कलकत्ता और आसपास के इलाकों में, पंजाब में किस तरीके से खून की नदियां बहाई जाती हैं। बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं जब एक तरफ से पॉपुलेशन जो है वो दूसरी तरफ जाती है। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इस तरीके से माइग्रेशन होता है पार्टीशन के समय पे। इंडिपेंडेंस मिल गया इंडिया को और जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, बड़ी खुशी होती है चारों तरफ। यहां पर आप देखेंगे एक तरफ मुस्लिम जो हैं इंडिया में और हिंदू और सिख जो हैं पाकिस्तान में, ये अपनी अपनी तरफ आप देखेंगे तो बड़े परेशान थे। ये परेशान क्यों थे? क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे इनको सप्रेस करा जा रहा है, दूसरी तरफ ये इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो बेसिक रूट्स हैं वो उखड़ गई हैं। इनके जो घर थे, इनके जो खूंटे थे, इनकी जो यादें थी वो सब वहां पीछे छूट गई हैं। यहां पर देखिए ये जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस जो हैं, ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको हॉन्ट करती रहती थी, क्योंकि ये जो इमेजेस हैं ये पार्टीशन की इमेजेस हैं और इसके बाद पार्टीशन से जो भी टेक अवेज थे, जो भी लेसन्स थे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स ने सीखे। बात है 14 अगस्त 1947 की आधी रात की, मिडनाइट की, जब भारत आज़ाद होता है। और जब भारत आज़ाद होता है तो अपनी बहुत ही पॉपुलर स्पीच, लॉन्ग ईयर अगो वी मेड ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज,
नॉट होली और फुल मेजर बट वेरी सब्सटैंशियली। यहां पर नेहरू जी बताते हैं कि पहले तो ये याद रखें, ट्राइस्ट ऑफ विद डेस्टिनी ये स्पीच का नाम था, और यहां पर ये कहते हैं जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत जागेगा, भारत में पुनर्जागरण होने वाला है, लाइफ भर जाएगी इसमें और फ्रीडम के साथ भारत आगे बढ़ने वाला है। इसके साथ में परेशानी थी रेफ्यूजीज की, रेफ्यूजी क्राइसिस भी बहुत बड़े बड़े हो गए थे। बंगाल और पंजाब दोनों में आप देखेंगे रेफ्यूजी क्राइसिस का इशू आ रहा था। इसके बाद एक उससे छोटा लेस सीरियस इशू था प्रिंसली स्टेट्स का। लगभग 562 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जो सोच रहे थे कि जैसे ही अंग्रेज बाहर निकलेंगे उसके बाद हम अपना राज चलाने वाले हैं, चाहे जैसे भी चलाएं। आपको मालूम है नवाब और महाराजा बहुत सारी जगहों पर मालिक थे, अभी भी 1/3 जो इलाका था भारत का उस पर प्रिंसली स्टेट्स का कंट्रोल था, और ये यही सोच के बैठे थे कि जब अंग्रेज जाएंगे तो हम अपने हिसाब से राज चलाने वाले हैं। और इन सारी चीजों के बैकग्राउंड में आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है। क्या आपको लगता है कितनी सारी जब चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं, पार्टीशन है, रेफ्यूजी क्राइसिस है, इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन सारी चीजों से आइसोलेटेड होके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम कर पा रही होगी? जवाब अपने मन में रखिए। आगे बढ़ते हैं चर्चा में। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं चुना गया था या फिर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज से नहीं चुना गया था। यहां पर जो 1945-46 के इलेक्शन हुए थे उन्हीं में से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था वहां से रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आप देखेंगे कांग्रेस जो है वो ही एक ऐसी पार्टी थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी में बन गई थी, क्योंकि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे उसमें कांग्रेस ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। सारे मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसकी वजह से कांग्रेस के ही रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचे। अब आपको लगेगा ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगर एक ही पार्टी के अगर मेंबर्स हैं तो कहीं दिक्कत ही नहीं होने वाली। विप समझते हैं आप कि पार्टी ने अगर विप जाहिर कर दी कि ये फला वाले मैटर पे सबको यस में वोट देना है, आए तो सब यस में वोट देंगे। इस तरीके से कांग्रेस में नहीं था। कांग्रेस में बहुत अलग अलग रंग के लोग थे, अलग अलग रंग मतलब सोशल आइडल, जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या जो उनकी सोच है अलग अलग प्रकार की थी, जिसकी वजह से काफी गजब का डिस्कशन हुआ, काफी ज्यादा डेलिब्रेशंस देखने मिले। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन था उसमें कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें कैप्चर करी थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने जो मुस्लिम रिजर्व इलाके थे वहां पर सीट्स ली थी, जीती थी। लेकिन लीग फैसला करती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो बायकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। क्यों बहिष्कार करेंगे? क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनकी जो मांग है पाकिस्तान की एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको मांग लिया जाए। शुरुआती दौर में जो सोशलिस्ट थे वो भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं जुड़ना चाह रहे थे, वो भी इससे अलग थलग रहते थे, क्योंकि ये मानते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये अंग्रेजों ने बनाई है, ये अंग्रेजों की क्रिएशन है, इसीलिए सही मायने में ऑटोनॉमी लाने में ये सक्षम नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके भी ट्रू फीचर या ट्रू रोल को लेके काफी लोग सस्पिशियस थे, चाहे सोशलिस्ट की बात करें या फिर पाकिस्तान बनाने के लिए जो तैयार थे मुस्लिम लीग, उनकी बात करें। 82% जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो कांग्रेसी हैं। अब कांग्रेस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कांग्रेस एक ही पार्टी, इसका मतलब ये नहीं कि विप जाहिर कर दी आपने और यस नो जो है वो वैसे ही हो जाएगा। यहां पर भी आपको अलग अलग ओपिनियंस वाले लोग मिलेंगे, कुछ इश्यूज को क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ उसको सपोर्ट करेंगे, इस तरीके की चीजें थी। कहीं आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सोशलिज्म की बात करेंगे, जो बात करते हैं कि सबको जमीन बराबर से बांट दो, स्टेट कंट्रोल होनी चाहिए चीजें और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे होंगे जो लैंडलॉर्ड्स को डिफेंड करेंगे, वो कहेंगे जमींदारी या फिर लैंडलॉर्ड्स जो है वो सही है। कुछ ऐसी भी आप जगह देखेंगे जहां पर सेक्युलरिज्म को असर्ट करा जाएगा। कहीं पर आप देखेंगे जो पार्टीज होंगी वो कम्युनल पार्टीज होंगी। तो मल्टी कलर्ड या फिर आप कहें मल्टीपल आइडियोलॉजीज का कॉम्बिनेशन था कांग्रेस पार्टी। मतलब कांग्रेस पार्टी में आपको सातों रंग देखने मिल जाएंगे, इस तरीके की सिचुएशन थी। कांग्रेस ने जो भी तमाम नेशनल मूवमेंट्स हुई, चाहे आप 1920 की बात कर लें, 30 की बात कर लें, 42 की बात कर लें, इन तमाम नेशनल मूवमेंट से कांग्रेस ने बड़े अच्छे तरीके से डिबेट करना सीख लिया था। कैसे आपको डिबेट करना है, कैसे नेगोशिएट करना है अलग अलग स्थितियों में, ये कांग्रेस बढ़िया तरीके से सीख चुकी थी। और यही जो खासियत है, यही जो एक हुनर है जो कांग्रेस में आ गया था, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनमें आ गया था, ये यूज करा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो आपको ये बात तो स्पष्ट हो गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के जो नेता हैं वो चुप नहीं बैठने वाले। एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेता हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पब्लिक से भी इन चीजों के बारे में ओपिनियन ली जाती थी। पब्लिक से कहा जाता था आप अपनी राय पेश करें।
और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स जो आती थी वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होंगी, लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे, पब्लिक में भी डिबेट होते हैं इस चीज़ के बारे में, क्रिटिसिज्म होगा, काउंटर क्रिटिसिज्म होगा, ऐसा बहुत ही लंबे समय तक चलता है, जिसके बाद हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार होता है। यहाँ पर आप पिक्चर में देखें, यहाँ पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे बनते हैं भारत के पहले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो चर्चाएं होती हैं बहुत सारी, बहुत डेलिब्रेशन होता है। आप देखिए यहाँ पर एक कलेक्टिव पार्टिसिपेशन का सेंस जनरेट करने की बात करी जाती है, पब्लिक से भी बहुत सारे ओपिनियंस ली जाती है, उनके व्यूज़ जो हैं वो पूछे जाते हैं। आज भी बहुत सारे जो आपके ड्राफ्ट्स होते हैं उनको पब्लिक फोरम पे रख दिया जाता है, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो जनरल पब्लिक है वो अपने व्यूज़ दे पाए। बहुत सारी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ थी वो चाहती थी कि उनकी मदर टंग को प्रोटेक्ट करा जाए। जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनको स्पेशल गार्ड चाहिए, सेफ गार्ड चाहिए थे। जो दलित्स हैं वो डिमांड करते थे कि हमें रिजर्वेशंस मिलनी चाहिए, और जो कास्ट ऑपरेशन चला आ रहा है हज़ारों साल से उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट इश्यूज़ की अगर मैं कुछ बात करूं तो कल्चरल और सोशल राइट्स की और जस्टिस की बात करी जाती थी, जो बहुत ही साफ तौर पे हमारे प्रीएम्बल में भी लिखे मिलते हैं आपको। और इसके ऊपर जो फ्लोर है असेंबली का उसके ऊपर डिस्कशन होते थे, डिबेट होते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें 300 मेंबर थे, और 300 मेंबर से अगर आप देखें 6 मेंबर्स जो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें से 3 जो नेता हैं या मेंबर्स जो हैं वो कांग्रेस के थे, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं और नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कैसा होगा उसके बारे में बताते हैं कि 3 कलर होंगे उसमें, सैफरन कलर होगा, व्हाइट कलर होगा, डार्क ग्रीन होगा, और बीच में एक व्हील होगा जो नेवी ब्लू कलर का होगा, अशोक चक्र। साथ में पटेल के बारे में आप जानते हैं, उनका रोल जो था वो बैक एंड वाला ज़्यादा था, वो बिहाइंड द सीन वाला रोल ज़्यादा था, जहां पर ये बहुत सारी रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट करते हैं, रिकॉन्सिलेशन करते हैं, जो उनके व्यू पॉइंट्स हैं उनको रखते हैं, और जो अपोजिंग व्यू पॉइंट्स हैं उनको रिकॉन्सिल करने की बात करते हैं। साथ में उनका प्रिंसली स्टेट्स को यूनिफाई करने का, इंडिया को एज अ सिंगल यूनिट बनाने का भी श्रेय उनको जाता है। राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रेसिडेंट थे असेंबली के, उनका काम था कि जो डिस्कशन है वो सही कंस्ट्रक्टिव लाइंस पे ही आगे बढ़े, डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन, वेस्ट ऑफ टाइम या फिर ज़्यादा गर्मी ना बढ़े असेंबली में, गहमा गहमी ज़्यादा ना हो, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव लाइन पर डिस्कशन हो, इस चीज़ को इंश्योर करते थे। कांग्रेस के ये त्रिदेव, ये ट्रायो के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, जिनमें एक मेंबर हैं BR अम्बेडकर, जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं और लॉयर भी हैं। शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो जो अम्बेडकर है वो कांग्रेस के पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, मतलब जो कांग्रेस कर रही उसकी कट्टर विरोधी और निंदा करते थे। परंतु महात्मा गांधी के कहने की वजह से, महात्मा गांधी के कहने पे ये यूनियन कैबिनेट में एज ए लॉ मिनिस्टर आते हैं, ये ज्वाइन करेंगे यूनियन कैबिनेट को एज ए लॉ मिनिस्टर, और ये चेयरमैन बनते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, हमारा जो संविधान है उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 2 इंपॉर्टेंट लॉयर्स और काम करते हैं साथ में, KM मुंशी गुजरात से और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये मद्रास से। तो ये 6 लोग मिलके बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में। इन 6 मेंबर्स के साथ असिस्टेंस के लिए 2 सिविल सर्वेंट्स भी थे, जिनके नाम है BN राव और SN मुखर्जी। इन दोनों का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में। अंबेडकर की अगर हम बात करें तो बाबा साहेब का काम था गाइड करना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है इसमें गाइडेंस का काम, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गाइडिंग की, वो पूरी अंबेडकर के कंधों पर थी। 3 साल लगे इस पूरे काम को करने में। जो प्रिंटेड रिकॉर्ड्स थे उनके ऊपर डिस्कशन होता था, 11 बल्कि वॉल्यूम्स थे जिनके ऊपर काफ़ी गहराई से डिस्कशन हुआ। एक तरफ आप देखें तो ये जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियां भी थी और नई नई चीज़ें देखने मिल रही थी, नई नई चीज़ें सीखने मिल रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें जो डिबेट्स भी होते थे वो काफ़ी गजब के होते थे। उसमें जो व्यू पॉइंट्स है वो अलग अलग रास्ते, अलग अलग नज़रिए से व्यू पॉइंट रखे जाते थे, काफ़ी डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट्स होते थे। आइडिया ऑफ इंडिया कैसा होगा वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का था। इंडिया में भाषा कौन सी बोली जाएगी उसके बारे में भी जो अलग अलग लोग थे उनकी अलग सोच थी। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा होगा हमारा, कौन से नेशन को हम फॉलो करने वाले हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज जो होने वाली हैं वो किस प्रकार की होंगी। इतने सारे सवाल थे और इतने सारे सवालों के अलग अलग जवाब थे, डाइवर्जेंट जवाब थे, और व्यू पॉइंट्स को सबको एक साथ करना बहुत बड़ा चैलेंज। BR अम्बेडकर देखिए इस तरफ हिंदू कोड बिल
प्रिसाइड करते हुए ये डिस्कशन चल रहा है हिंदू कोड बिल पे। यहाँ पर ये बैठे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बैठे हैं B.R. अम्बेडकर। अब हम बात करें विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था। तो 13 दिसंबर 1946 में नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये जो रेजोल्यूशन है ये आउटलाइन डिफाइन करता है कि आखिर हमारे क्या आइडियल्स होने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये फ्रेमवर्क एक डिफाइन कर देते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से काम करेगा और किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक जो इंडिया बनने वाला है वो उसमें सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ये गारंटी करी जाएगी। एडुकेट सेफगार्ड्स होने वाले हैं माइनॉरिटी के पास, बैकवर्ड और ट्राइबल्स के पास, डिप्रेस्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस के पास। ये सारी चीजें जो है आउटलाइन कर दी गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद नेहरू इंडिया का जो एक एक्सपेरिमेंट है, जो इंडिया का एक आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, या जो एक दायरा इन्होंने बनाया, उसके बाद ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सामने रखते हैं। ये पिक्चर जो है शायद आपने एनसीईआरटी के हमारे पुराने चैप्टर्स देखे होंगे तो आपको याद आएगा। ये टेनिस कोर्ट की पिक्चर है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की, जहां पर सारे लोग जो थर्ड स्टेट के हैं वो मिल जाते हैं और कहते हैं जब तक हम अपना संविधान नहीं बना लेंगे हम यहां से हटेंगे नहीं। नेहरू अपनी बात रखते हैं और इनका जो मन है या फिर आप कहें इनका जो माइंड है ये हिस्ट्री में चला जाता है और ये हिस्ट्री में जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद करते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन को याद करते हैं और वहां से आइडियाज को कैरी ओवर करते हैं, वहां से वो लिबर्टी और फ्रीडम की बात करते हैं। लेकिन ये एक बात को बहुत अच्छे से इंश्योर करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि जो इंडिया है वो कॉपी नहीं रहेगा। इंडिया का जो एक प्रोजेक्ट है, इंडिया में ये जो बात करी जा रही है ये कहीं की कॉपी नहीं रहने वाली है। तो ये जो एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट है इसको नेहरू रिलेट करते हैं एक रेवोल्यूशन से। चाहे आप फ्रेंच की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, इन रेवोल्यूशन से ये रिलेट तो करते हैं, इन रेवोल्यूशंस को एम्फेसाइज तो करते हैं, पर ये एक बात और कहते हैं कि जो ब्लूप्रिंट्स हैं रेवोल्यूशन की, ये कहीं पर भी हमारे इंडियन एक्सपेरिमेंट से, इंडियन मॉडल से ना तो हम इनसे कुछ ड्राइव करने वाले हैं, ना इनसे कोई कोरिलेशन लेने वाले हैं। हम यहां पर कोई चीज बोरो नहीं करने वाले हैं मैकेनिकली कि वहां से उठा के यहां पर रख दिया। कंट्रोल C और कंट्रोल V नहीं करने वाले हैं। यहां पर ये डेमोक्रेसी को भी बहुत ही क्लियरली डिफाइन नहीं करते हैं, स्पेसिफिक फॉर्म में डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, डेलिब्रेशन के थ्रू हम डेमोक्रेसी का जो स्पेसिफिक फॉर्म होगा उसको डिसाइड करेंगे, ना कि हम कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देंगे। हम फॉरेन मॉडल्स को नहीं सीखेंगे, ना हम उनको कॉपी करेंगे। स्ट्रेस दिया जा रहा था प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, नए नए प्रोविजंस को ऐड किया जा रहा है, आइडियल्स को ऐड करा जा रहा है और सीधा सीधा कहीं से उठा के इसको ड्राइव नहीं किया गया। इंडिया को एक कॉपी नहीं बनाना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का उसको कॉपी नहीं बनाया गया। सही मायने में आप देखें तो हमने साउथ अफ्रीका से लेकर जापान से, जर्मनी से, हर जगह से, कनाडा से, बहुत सारी जगहों से, ऑस्ट्रेलिया से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने उनसे चीज़ें सीखी हैं और अपने अनुसार उनको बनाया है, तब्दील किया है। लोग अक्सर ऐसे जो बड़े बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपी पेस्ट है, पर वो ये नहीं समझते कि इंडिया के जो बहुत सारे एस्पेक्ट जो अलग अदर कंट्रीज से लिए हैं उनको इंडिया के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और ये बात नेहरू ने हमसे डायरेक्टली कही थी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की दायरा जो रेजोल्यूशन दिया था उसके बाद। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिश होगा उसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि जो लोगों का टेम्पर है, जो लोगों का टेम्परामेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए ताकि लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए, लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हम वेस्ट से, जरूरी नहीं है सारी चीजें जो वेस्ट से उठा के हम कॉपी कर लें। एक तरफ वेस्टर्न नेशन से भी हमें बहुत सी चीजें सीखनी चाहिए और उनको भी बहुत सी चीजें हमसे सीखने की जरूरत है ताकि जो नोशन है डेमोक्रेसी के वो इवॉल्व करते रहें, चेंज होते रहें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबरल आइडियाज को इंट्रोड्यूस करा जाएगा, सोशलिस्ट आइडियाज इंट्रोड्यूस करे जाएंगे ताकि इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करा जा सके। हम रीअडेप्ट करेंगे, रीवर्क करेंगे उन सारे आइडियाज को जो वेस्ट में मौजूद हैं डेमोक्रेसी से संबंधित, हम उन पर फिर से काम करेंगे, हम उनको तब्दील करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जापान, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, बट वी हैव रीअडेप्टेड देम, वी हैव रीवर्कड ऑन देम ऑन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। नेहरू यही कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर से कि हमें क्रिएटिव थिंकिंग लगाने की जरूरत है।
और हमें ऐसी चीजों के साथ आगे बढ़ना है जो इंडिया के लिए अप्रोप्रिएट रहे। यहां पर एक कम्युनिस्ट मेंबर हैं सोमनाथ लहरी, ये अपनी बात रखते हैं। ये कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ये अंग्रेजों का काला हाथ है, ये अंग्रेज ही हैं सारा जो करवा रहे हैं, इसीलिए वो कहते हैं इस पे एतबार करना, इस पे भरोसा करना सही नहीं होगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये पूरी तरीके से आजाद नहीं है, ये इंपीरियल रूल से इन्फ्लुएंस्ड रहने वाली है। 1946-47 की बात है, ठंडों की बात है, असेंबली डेलिब्रेशन हो रहे थे और ब्रिटिश जो है वो अभी भी भारत में है, ब्रिटिश आर स्टिल इन इंडिया। 1946-47 की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन का हेड किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। यहां पर हेड तो जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन इनको किसके डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा? ब्रिटिश के वाइसरॉय और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लंदन में है उनके डायरेक्शंस में इनको ऑपरेट करना होगा। लहरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये अंग्रेजों का किया धरा है, ये अंग्रेजों का प्लान है और ये अंग्रेजों ने अपने हिसाब से अपने काम निकालने के लिए बनाया है। यहां पर आप फिर से देखिए इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम नेहरू की बात कर रहे हैं और लहरी की बात कर रहे हैं। लहरी ने कहा कि ये जो बनाया गया है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, अंग्रेजों की जो उल्लू है उसको सीधा करने के लिए बनाया गया है। नेहरू इस बात को मानते हैं कि जो नेशनलिस्ट लीडर है वो एक अलग प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सपेक्ट करते हैं, अलग प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते हैं। इसके साथ ये भी सही है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसका हाथ है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जन्म में, बर्थ में। बहुत सारी कंडीशंस भी रखी गई हैं इस असेंबली की ऑपरेशंस को लेके, फंक्शंस किस तरीके से होंगे इस असेंबली के, उसके हिसाब से भी कंडीशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रखी गई। पर नेहरू यहां पर यह कहते हैं कि आपको यह इग्नोर नहीं करना है कि जो असेंबली है ये पावर कहां से ड्राइव कर रही है। हम मान लिया ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई है, हम मान लिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके ऑपरेशंस और फंक्शंस को डिसाइड किया है, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? यहां पर नेहरू और फर्दर ऐड करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये कागजों से नहीं आती है। आप सोचेंगे कुछ कागजों से आपने एक गवर्नमेंट बना दी, तो उस तरीके से काम नहीं होता है। यहां पर जो पावर है, जो स्ट्रेंथ ड्राइव कर रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर ये जो गवर्नमेंट है, ये पावर ड्राइव कर रही है लोगों से। ये जो स्ट्रेंथ है लोगों की वही इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पीछे है, इस गवर्नमेंट के पीछे है, इसकी वजह से ये सारा काम चल रहा है। हमें अपने दिमाग में पैशन रखना है, जो हमारे लोग हैं उनकी बातें रखनी है, जो हमारा मासेस हैं उनकी बात को रखना है और उनके जो आइडियाज हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें कोशिश करनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसकी एस्पिरेशंस को फुलफिल किया जा सके, जहां पर डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और जस्टिस जैसे आइडियाज को रखा जाए, इंट्रोड्यूस करा जाए, और जो स्ट्रगल शुरू से चल रहा है 19वीं सेंचुरी से इंडिया में इन चीजों के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपने लोगों को दे पाए। सोशल रिफॉर्मर्स भी बहुत बड़े बड़े आए थे जिन्होंने इसी तरीके की बात की है। आप देखिए, चाहे चाइल्ड मैरिज की बात करें, चाहे विडो रीमैरिज की बात करें, ये सारी चीजें जो हैं ये सोशल जस्टिस के लिए होती थी, लेकिन इनको भी अपोज करा जाता था। जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं जब वो इस तरीके की बात करते थे तो उनको अपोज करा जाता था। यहां पर स्वामी विवेकानंद का भी एग्जाम्पल देते हैं कि स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म आने चाहिए। ये चाहते थे कि जो हिंदू रिलीजन है वो और ज्यादा जस्ट बन जाए, उसमें न्याय हो, उसमें बराबरी हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, इस तरीके की आइडियाज की बात करते हैं। ज्योतिबा फूले की बात करी जाती है कि वो डिप्रेस कास्ट के लिए काम करते थे, या फिर जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट वर्कर्स और पीसेंट्स साथ में मिलके सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते थे। जो नेशनल मूवमेंट्स हुई वो ऑपरेशन और इलेजिटिमेट जो रूल था उसका रिएक्शन थी। ये जो स्ट्रगल है डेमोक्रेसी और जस्टिस के लिए, सिटीजन राइट और इक्वालिटी के लिए, ये साफ साफ ये चीज दिखाता है कि हम लड़ाई जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो हमें मिलना चाहिए। आप देखिए, इसी चीज के चलते हुए ब्रिटिश लोग जो है वो एक्ट पास करते हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लेके आती है, 1919 में मोंटेगो क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म लेके आती है, ताकि धीरे धीरे आप देखेंगे कंट्रोल दिया जा रहा है, इंडियंस को खुद को गवर्न करने का कंट्रोल दिया जा रहा है। 1935 में फिर से ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है, धीरे धीरे इंडियंस को पार्टिसिपेट कराया जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। एग्जीक्यूटिव जो है उनको पार्टली रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है 1990 तक, और 1935 में आप देखेंगे तो एंटायरली रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है। 1937 में इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस जो है वो 11 में से 8 प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बनाता है। यहां पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं
उनको हमें आइसोलेशन में नहीं देखना है। 1946 के पहले के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और उसके बाद के सालों के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को हमें बहुत ही ध्यान से कंटिन्यूटी में समझने की जरूरत है। पहले तो आप देखें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट है शुरुआती दौर में 1909, 19 और 35 में जो हुआ था उसमें डिबेट ही नहीं हुआ है, इंडियंस ने उसको फॉर्मुलेट ही नहीं किया है। लेकिन इसके आगे का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें इंडियंस का इक्वल पार्टिसिपेशन है और उसके हिसाब से पूरा ड्राफ्टिंग और फ्रेमिंग करी जा रही है। पिछले जो एक्ट्स हैं वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा ड्राफ्ट किए गए थे। जो इलेक्टोरल इन प्रोविंशियल बॉडीज को इलेक्ट करता था, इसको भी एक्सपेंड करा जाता है साल दर साल। लेकिन उसके बावजूद भी 1935 तक भी आप देखें तो 10 से 15% लोगों बस को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी तब भी, जब ये एक्ट पास किए गए थे। 1935 का एक्ट पास किया गया था तब तक। ये जो फ्रेमवर्क है कॉलोनियल रूल का, उसके अंडर ही 1935 का एक्ट ऑपरेट करता था, जहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, गवर्नर अपॉइंट करा जाएगा ब्रिटिश के द्वारा, वही रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। जो भी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी गवर्नर के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट करा जा रहा है। नेहरू यहां पर जो एक आउटलाइन बना के देते हैं 13 और दिसंबर 1946 को, वो एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का था जो कि इंडिपेंडेंट है, संप्रभुता है, मतलब सॉवरेन है। एक सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की एक आउटलाइन बनाई थी, ड्राफ्ट की थी 13 दिसंबर 1946 को। यहां से बात आती है कि हम राइट्स को कैसे डिफाइन करेंगे। इंडिविजुअल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को कैसे डिफाइन करा जाएगा। जो ऑप्रेस ग्रुप्स हैं उनको स्पेशल राइट देने हैं क्या, माइनॉरिटी को किस तरीके से राइट दिए जाएंगे, और माइनॉरिटी को आप डिफाइन कैसे करोगे। और इस चीज के जो डिबेट्स हैं ये शुरू हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अलग अलग आंसर्स मिलने वाले हैं, एक जुट या फिर यूनिसन में आपको एक कॉमन आंसर नहीं मिलने वाला है। अलग अलग ओपिनियंस होंगी, अलग अलग आंसर्स होंगी, और जब अलग ओपिनियंस होंगे तो आप देखेंगे क्लैश होगा ओपिनियन का। एक दूसरे में जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें आपको ड्रामा भी देखने मिलेगा। नेहरू अपनी इनॉग्रल स्पीच जो देते हैं उसमें कहते हैं कि हमें जो लोगों की विल है, जो लोगों की मर्जी है, उसको कंसिडर करके चलना है। साथ में जो पैशन है, लोगों के दिलों में जो मासेस में जो पैशन है, उसको भी हमें फुलफिल करना है। जो उनकी एस्पिरेशंस हैं उनको भी फुलफिल करना है, और ये जो काम है ये इतना आसान नहीं होने वाला है। अब आज़ादी की आशा लिए एंटिसिपेशन के साथ जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो अपनी अलग अलग रास्ते और अलग अलग जो उनकी चाहते होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। इनके ऊपर डिबेट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आइडियाज जो है वो बड़े कॉन्ट्रास्टिंग है। सबसे पहले तो इनको एक कॉमन पाथ पे लेके आना पड़ता है, रिकॉन्सिलेशन की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद जब रिकॉन्सिलेशन हो जाए उसके बाद कंसेंसस बिल्ड हो, और कंसेंसस बिल्ड होने के बाद ही आप कुछ एक चीज को बना पाएंगे या उस चीज के ऊपर आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं में से एक बड़ी परेशानी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की परेशानी। अब इस सेपरेट इलेक्टोरेट की परेशानी क्या है ये समझें तो 27 अगस्त 1947 की बात है। बी पोकर बहादुर जो है मद्रास के, ये एक पावरफुल प्ली, एक अर्जी देते हैं। ये बड़ी गहराई से, बड़े भारीपन से ये एक अर्जी पेश करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है जो 1909 में मोंटेगू मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स के समय दिया गया था, उसको कंटिन्यू करके रखें। ये कहते हैं जो माइनॉरिटी है वो हर जगह पर, आप दुनिया में कहीं जाएंगे वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि आप उनसे छुटकारा पालेंगे, आप उनके एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें जो माइनॉरिटी हैं वो शांति से रह पाए, और दूसरे कम्युनिटीज के साथ जो भी उनके डिफरेंसेस हैं उनको मिनिमाइज करा जा सके। ऐसी बात करते हैं पोकर बहादुर। अब ये कहते हैं कि ये खाली एक ऐसा रास्ता है जिससे आपके जो माइनॉरिटीज हैं वो वेल रिप्रेजेंटेड होंगे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, उनकी बात को सुना जाएगा और उनके जो विचार हैं उनको अकाउंट में लिया जाएगा, उनको गिना जाएगा। ये बड़ी गहराई से अपनी बात कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट अकेले ऐसा एक रास्ता है जिससे जो मुस्लिम्स हैं उनकी आवाज सुनी जाएगी। यही एक मीनिंगफुल वे है जिससे कंट्री के गवर्नेंस में ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो बहादुर हैं उनको ये महसूस हुआ कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे या फिर समझ नहीं पाएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम्स को, क्योंकि अगर आप देखें तो कोई नॉन मुस्लिम एक मुस्लिम लीडर को क्यों चुनेगा। इस तरीके की सोच या फिर ये जो दिमाग में था पोकर बहादुर के, इसी चीज को ये प्रेजेंट करते हैं कि दूसरा कम्युनिटी वाला एक मुस्लिम को एज ए लीडर क्यों चुनेगा। अब सीधी सी बात है कि एक्शन है तो रिएक्शन तो होगा, और जैसे ये बात रखी जाती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को और
आगे बढ़ाना है या फिर उसको कंटिन्यू किया जाए तो लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं। जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो भी अपनी बात रखते हैं और इनको बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती है। गजब का डिबेट चालू हो जाता है। आप ये समझिए कि किसी ने छोटी सी चिंगारी में पेट्रोल डाल दिया हो, इस तरीके की स्थिति बन जाती है। बहुत सारी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं। जो नेशनलिस्ट हैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट को देखते थे कि अंग्रेजों ने ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में और इस चीज़ को तो ख़त्म करना ही था। इंग्लिश ने ये खेल खेला, खेल खेलने के बाद उन्होंने भारत को पार्टीशन कर दिया, हिस्सों में बांट दिया। उसके बावजूद भी अगर इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो भविष्य में भी ऐसा फिर से हो सकता है। आर.बी. धुलेकर भी यही बात कहते हैं, द इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ सेफगार्ड्स। तो लोगों को, मुस्लिम्स को तो ये लगा कि आपको सेफगार्ड दे दिए गए हैं, लेकिन ब्रिटिश अपना खेल इसी सेफगार्ड के नाम पे खेल गए। इतनी सारी चीजें कही जाती हैं। कहा जाता है ये मिसगाइड कर देता है और भी तमाम चीजें होती हैं। ये भी कहा जाता है जो पार्टीशन है इससे नेशनलिस्ट एक बात तो सीख गए थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया है ये बड़ा ही खतरनाक है। इसकी वजह से सिविल वॉर, दंगे और वायलेंस तो हो ही चुके थे। हमने कलकत्ता का भी केस देखा, पंजाब का भी केस देखा। जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको जहर की तरह माना जाता था, जो एक बार पॉलिटिकल बॉडी के अंदर अगर भर जाए तो उसके बाद वो हिस्सा काटना ही पड़ता है। इस तरीके की बात सरदार पटेल कहते हैं और इसीलिए ये कहते हैं कि ये जो डिमांड है एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से अलग करने की, इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ खून की नदियां बहती हैं, ब्लडशेड होता है। और उसके बाद आपने देखा कि ट्रेजिक पार्टीशन हुआ। तो इसी बात को फिर से दोहराया जाता है कि डू यू वांट पीस इन दिस लैंड, मतलब आप अगर इस देश में शांति चाहते हैं तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात है इसको आप भूल जाइए। ये पटेल साफ साफ शब्दों में कह देते हैं पोकर बहादुर और बाकी जो लीडर्स थे उनके सामने। ये देखिए एक और पिक्चर 1946 में, जब सारे नेता बड़े बड़े जो दिग्गज हैं लंदन पहुंचते हैं और लंदन पहुंच के अपना डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस डिस्कशन से कोई फल नहीं निकलता। यहाँ पर आप देखें ये जिन्ना है, जिन्ना के साथ आप देखें ये मिलने गए थे प्राइम मिनिस्टर एटली से। ये एटली से मिलने गए लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह और पैट्रिक लॉरेंस। इन सारे लोगों से ये सारे लोग जो है ये लंदन गए थे मिलने एटली से। अब काउंटर आर्गुमेंट्स की बात करें, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको काउंटर करने के लिए जो दूसरे लीडर्स ने बात कही थी वो क्या है। गोविंद बल्लभ पंत ये कहते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये देश को हार्म ज्यादा करेगा, साथ में माइनॉरिटी को भी हार्म करेगा। ये जो बहादुर के जो कुछ आइडियाज थे, जैसे कि अगर आपको सक्सेसफुल करना है डेमोक्रेसी को, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो अलग अलग सेक्शंस है वो कॉन्फिडेंस जगा पा रहे हैं जनता में या नहीं जगा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर सिटीजन को एक फ्री स्टेट में बराबरी के तौर पे डील करना चाहिए, बराबरी के मैनर में ट्रीट करना चाहिए। हमें उनके मटेरियल वांट्स नहीं कि बस हाँ रोटी कपड़ा मकान का ध्यान दे दिया खत्म। हमें उनके स्पिरिचुअल सेंसेस का, उनकी जो रिलीजन है, उनकी जो आइडियोलॉजी, उनका जो फेथ है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी जो डिग्निटी है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पर माइनॉरिटी को की जो फेथ और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी, उसको प्रोटेक्ट करने की ऑब्लिगेशन मेजॉरिटी पे आती है। ये जो प्रॉब्लम है माइनॉरिटीज की, उनको समझने की जरूरत है, उनके प्रति एम्पथाइज करने की जरूरत है, उनकी एस्पिरेशंस को भी कंसिडर करने की जरूरत है। तो पंत कहीं ना कहीं सहमत हैं पोकर बहादुर से, लेकिन उसके अलावा ये सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे। ये इस आइडिया को अपोज करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो डिमांड है काफ़ी सुसाइडल है और ये भी बताते हैं कि इस तरीके से आप माइनॉरिटी को परमानेंटली आइसोलेट कर दोगे। धीरे धीरे आप देखोगे डेप्रिवेशंस आ जाते हैं, डेप्रिवेशंस आएंगे, लॉयल्टी क्वेश्चंस आते हैं, स्टीरियोटाइपिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ होगी तो फिर बहुत बड़ा सवाल बन जाता है यूनिटी ऑफ द नेशन का। और अगर हमें एक पॉलिटिकल यूनिट बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए कि सबके अंदर हम एक नेशनल फीलिंग लेके आए, हर इंडिविजुअल के अंदर सिटीजन ऑफ अ स्टेट वाली फीलिंग को हमें लाने की ज़रूरत है, एसिमुलेट करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स को बराबरी से राइट देगा और इसके बदले में सिटीजन्स को अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, अपनी लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी। शो मतलब एलिजेंस देना पड़ेगा, लॉयल्टी देनी पड़ेगी स्टेट के लिए। हर कम्युनिटी के कल्चरल राइट्स और जो भी कल्चरल एंटिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करा जाएगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी कम्युनिटीज जो है उनके सारे मेंबर्स बराबर होने वाले हैं स्टेट की नज़र में। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जो लॉयल्टीज हैं वो डिवाइडेड हो जाएंगी। पंत ये भी कहते हैं कि कम्युनिटीज जो है
अगर वो अपने हित के हिसाब से सोचने लगे, एज अ सिटीजन ऑफ स्टेट ना सोचें, तो भी दिक्कत होने लगेगी पॉलिटिकल यूनिटी में। ये कहते हैं कि जो एक स्टेट है वो सिटीजन्स के द्वारा बनता है और हर सिटीजन यहाँ पर काउंट करा जाता है। एक सोशल पिरामिड में अगर आप देखें स्टेट के, तो सिटीजन ही एक बेसिक यूनिट बनता है। यहाँ पर बात ये करी जाती है कि जो कम्युनिटी राइट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और उनको अगर आप रिकॉग्नाइज कर भी लें, इसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डिवाइडेड लॉयल्टी की तरफ आगे बढ़ाता है। कम्युनिटी रिकॉग्निशन अगर ज़्यादा हो जाए, तब आप एज अ स्टेट ना सोच के आप एज अ कम्युनिटी ज़्यादा सोचते हो। आपका जो माइंडसेट है वो कम्युनल हो जाता है, कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हैं। कुछ नेता भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में वो कम्युनिटी लेके आते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा वोट बैंक उनको मिल जाता है। पंत कहते हैं कि एक स्ट्रांग नेशन के लिए, एक स्ट्रांग स्टेट के लिए ज़रूरी है कि लोग एज अ सिटीजन देखें, ना कि एज अ कम्युनिटी अपने आप को देखें। इसके अलावा अगर आप समझें तो सारे मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर बात करी जाती है बेगम अजीज रसूल की। ये कहती हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये मुस्लिम के लिए भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। ये माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी से आइसोलेट कर देता है, काट देता है, अलग अलग कर देता है। अधिकांश जो मुस्लिम मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये भी एग्री करते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। और इसीलिए ये कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इंडिया का, हमारे स्टेट का, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत है और अपनी डिसिसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत है पॉलिटिकल सिस्टम में। ये सारी बात करी जाती है सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके। इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में, जिसमें हम आगे की चर्चा करेंगे।